नमस्कार सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म डी ट्यूशन में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह आपका पहला क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन कंपनी, लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन या फिर संयुक्त हिंदू व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर लाभकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके अंतर्गत आता है? यानी कि पेमेंट एंड रिसिप्ट्स अकाउंट जो होता है उसको कौन से खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन करेंट अकाउंट, रियल अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा रियल अकाउंट, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि जितने भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट होते हैं उसको रियल अकाउंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाया जाता है। ऑप्शन शुद्ध लाभ या हानि, रोकड़ शेष, आधिक्य या कमी, पूंजी कोष। तो आय तथा व्यय खाता को सामान्यतः किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आधिक्य या कमी, अर्थात सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस या फिर डेफिसिट के अंतर्गत आय तथा व्यय खाता को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार होता है? यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब आप प्रिपरेशन करेंगे यानी कि इसको बनाएंगे तो इसका मेन बेस क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, आयगत आधार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोकड़ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयगत प्राप्तियां हैं? यानी कि इसमें कौन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से आयगत प्राप्तियां होती हैं? ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, निवेश पर ब्याज, बी सरकार से अनुदान, सी प्रवेश शुल्क और चौथा डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है? ऑप्शन है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे आप वीवीआई में नोट कर लें। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन को, इस क्लास में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी को आपको काफी बारीकी से तैयारी करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है उसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत यानी कि रिक्त को माना जाना चाहिए। वसीयत जहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा रिक्त, उसको क्या मानना चाहिए? लायबिलिटीज मानना चाहिए, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वसीयत को क्या मानना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बकाया चंदा है यानी कि जो सब्सक्रिप्शन बाकी है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन इनकम, दूसरा है संपत्ति यानी कि एसेट्स, तीसरा लायबिलिटीज और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति कहा जाता है। जो बकाया चंदा है उसको एसेट्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है? किसको आय नहीं कहा जाता है? चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि। तो यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि एनपीओ, उनका इनकम का स्रोत इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है वह आपको बताना है। तो
गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं सब्सक्रिप्शन या उनका इनकम का स्रोत होता है। दूसरा, डोनेशन भी उनका इनकम का स्रोत होता है। डोनेशन एग्जाम में पूछेगा कितने टाइप के होते हैं, तो आपको 2 लिखना है। डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरल डोनेशन यानी कि सामान्य दान, दूसरा होता है स्पेशल डोनेशन यानी कि विशेष दान। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दान कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी यह क्वेश्चन भी आ गया है, तो इसे आप अभी अभी पढ़ें। दान जो होता है यानी कि डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य दान यानी कि जनरल डोनेशन, और दूसरा जो है विशेष दान, स्पेशल डोनेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? आधिक्य या कमी, आय व्यय, शुद्ध लाभ या हानि, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधिक्य या कमी, यानी कि सरप्लस स्लैश डेफिसिट इसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती हैं? यानी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वह फाइनल स्टेटमेंट में क्या क्या तैयार करती हैं? ऑप्शन प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर इनमें से सभी। तो इसके द्वारा सभी को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस प्रणाली के आधार पर रखती हैं? तो ऑप्शन डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम का हिंदी होगा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखती है, या फिर कैश सिस्टम, दूसरा ऑप्शन में दिया है कैश सिस्टम, या फिर रोकड़ प्रणाली के आधार पे, तीसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इकहारा लेखा प्रणाली। तो चौथा इसमें दिया गया है नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कैश सिस्टम। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए आय व्यय खाते में, बी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, सी बैलेंस शीट में, और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट के अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। बैलेंस शीट का अन्य नाम तुलन पत्र होता है। आपको यह याद रख लेना है, बैलेंस शीट का अन्य नाम तुलन पत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 है, यानी कि वर्ष के दौरान चंदा कितना प्राप्त हुआ है? 50,000 रुपए। वर्ष के अंत में अदर चंदा यानी कि वर्ष के अंत में बकाया चंदा कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंड, यानी कि वर्ष के अंत में बकाया चंदा है 8,000 रुपया वर्ष के अंत में बकाया है। वर्ष के प्रारंभ में अदर चंदा, वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा है, यानी यहाँ पे बिगनिंग होगा। शुरू में कितना बकाया चंदा है? 6,000 रुपया। तो चंदे से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगा? तो इसको कैलकुलेट करना है। तो आपने यदि सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको यह पता होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वर्ष के दौरान जो चंदा प्राप्त हुआ है उसको सेम टू सेम आपको वैसे ही लिख देना है। उसके बाद से जो आपको यहाँ पे वर्ष के अंत में जो बकाया चंदा है आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपको 50 और 8,000 यानी कि 50,000 और 8,000 आप ऐड करेंगे तो 58,000 होगा। उसके बाद से आपको वर्ष के शुरू में जो बकाया चंदा है आपको उसको माइनस कर देना है, यानी कि 6,000 को आपको माइनस कर देना है, और जो अमाउंट आएगा वो चंदे से प्राप्त शुद्ध आय होगा, यानी कि 52,000 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। ऑप्शन पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्तियां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयगत प्राप्तियां। नेक्स्ट, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, यानी कि विशेष उद्देश्य स्पेशल पर्पस के लिए जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है उसको इसमें से क्या करना है। ऑप्शन में दिया गया है, आय व्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगी। ऑप्शन अदत्त वेतन, गिरावट, आजीवन सदस्यता शुल्क, उपार्जित चंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आजीवन सदस्यता शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी कोष का क्या सूत्र होता है, यानी कि कैपिटल जो फंड होता है उसका फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स प्लस पेमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी प्लस दायित्व, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम में प्राप्त चंदा, यानी कि वर्ष जब शुरू हो रहा है उसके दौरान में कोई एडवांस चंदा रिसीव हुआ है तो उसको किसके अंतर्गत दिखाया जाता है, या फिर उसको क्या माना जाता है। ऑप्शन आय यानी इनकम, संपत्ति एसेट्स, लायबिलिटीज यानी दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दायित्व माना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए, दायित्व, आयगत प्राप्ति, आय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसीयत को क्या मानना चाहिए, दायित्व मानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता किसके अंतर्गत आता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होते हैं वह किसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नामात्र खाता के अंतर्गत यह आता है आय व्यय खाता। उसके बाद से एक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई टिक कर लें, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसके जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, वह किसके अंतर्गत आता है। तो वह जो आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट के अंतर्गत प्राप्ति खाता और एवं भुगतान खाता को शामिल किया जाता है। तो इसको आपको याद कर लेना है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल उत्पन्न नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अधिविधि परिषद है, क्या है। लाभ अर्जित संस्था है, व्यापारिक संस्था है, गैर व्यापारिक संस्था है, या फिर सभी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैर व्यापारिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार है। अलाभकारी संस्था की स्थिति में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करना है तो उसका मेन बेस क्या होगा। ऑप्शन उपार्जन आधार, रोकड़ आधार, अदत्त आधार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपार्जन आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने अखबारों की बिक्री है, पुराने जो अखबार होते हैं उसको बेचा जाएगा तो उसको किसके अंतर्गत लिखा जाएगा। ऑप्शन पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत, आयगत प्राप्ति के अंतर्गत, संपत्ति के अंतर्गत, या फिर लाभ के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति के अंतर्गत लिखा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यह आपका पहला क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ा जाएगा।